आज ही क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट 41 को। तो आज की क्लास में क्या है, हम हिंदी कहानी पर दूसरी क्लास बनाएंगे। और इस क्लास में क्या है, हम अपनी हिंदी कहानियों में जो महत्वपूर्ण लेखक हैं, ठीक है, और उनके संबंध में जो कथन है, उस संबंध में यहाँ पर हम प्रश्न देखेंगे। तो आज ही क्लास में क्या है, हम अपनी हिंदी कहानियों को समाप्त कर देंगे। ठीक, तो अगली क्लास में हम नए टॉपिक पर जो हमारी क्लास होगी वो स्टार्ट होगी। तो शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। तो जो हमारा पहला प्रश्न आ रहा है देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि चतुरसेन शास्त्री की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है। महत्वपूर्ण, ध्यान देंगे। चतुरसेन शास्त्री की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन में गृहलक्ष्मी, रजगढ़, दुखवा में कासे कहूँ, मोर सजनी या सिंहगढ़ विजय। देखिए ये सारी कहानी किसकी हैं, चतुरसेन शास्त्री की। अब इसमें से इनकी जो पहली कहानी कौन सी मानी जाती है वो देख लेते हैं। तो कौन सी है वो, गृहलक्ष्मी। चतुरसेन शास्त्री की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है, गृहलक्ष्मी। अगर हम बात करें कि जो चतुरसेन शास्त्री को जो प्रसिद्धि किस पर मिली थी, तो दुखवा में कासे कहूँ मोर सजनी पर क्या है, चतुरसेन शास्त्री को प्रसिद्धि मिली। चलते हैं। देखिए दूसरी एक चीज़ यहाँ पर क्या हमें याद रखनी है कि इनकी जो रचना है कि दुखवा में कासे कहूँ मोर सजनी अधिक प्रसिद्ध हुई थी, जिस पर बंगला कथाकार हरिसाधन ने क्या है, कहानी सैलीसमा बेगम का हिंदी रूपांतरण होने का गंभीर आरोप लगाया है। सीधी सी बात यह है कि इन्होंने जो कहानी लिखी है, ठीक है, तो ये इसे प्रसिद्धि मिली। वहीं जो बंगला के जो साहित्यकार थे, कौन, उनका नाम क्या था, हरिसाधन, हरिसाधन मुखोपाध्याय, मुखोपाध्याय। तो इनका मानना है कि इनकी जो कहानी है सैलीसमा बेगम, सैलीसमा बेगम, तो इसका हिंदी रूपांतरण इन्होंने किसे माना है, दुखवा में कासे कहूँ मोर सजनी। यानी कि जो चतुरसेन शास्त्री है उन्होंने हरिसाधन मुखोपाध्याय की जो रचना है सैलीसमा बेगम, उसका हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने बात उठाई गई है। ठीक है, बाकी हरिसाधन जी जाने और ये चतुरसेन शास्त्री जाने। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लें कि बोलगा से गंगा किसकी कहानी है। महत्वपूर्ण, बोलगा से गंगा किसकी कहानी है। तो ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, इलाचंद्र जोशी, भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क। तो किसकी कहानी है ये, राहुल सांकृत्यायन की। राहुल सांकृत्यायन की एक और महत्वपूर्ण कहानी है, उसे भी याद रखेंगे, पूछी जाती है कि सतमी के बच्चे किसकी कहानी है, सतमी के बच्चे। ठीक, अगर हम बात करें इलाचंद्र जोशी की, तो इलाचंद्र जोशी की महत्वपूर्ण कहानियां हैं जैसे आहुति, धूप रेखा, डायरी के नीरस पृष्ठ, डायरी के नीरस पृष्ठ, खंडहर की आत्माएं, खंडहर की आत्माएं। तो ये किसकी कहानियां हैं, इलाचंद्र जोशी की। अगर हम बात करें भगवती चरण वर्मा की, तो इनकी एक जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और प्रश्न भी बना है कि मोर्चाबंदी किसकी कहानी है। तो किसकी कहानी है, भगवती चरण वर्मा की। इसके साथ इनकी और भी कहानियां जैसे दो बांके, और मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। ठीक है, एक और इनकी महत्वपूर्ण कहानी है इंस्टॉलमेंट, ध्यान रखेंगे किनकी है ये, भगवती चरण वर्मा की। अगर हम बात करें उपेंद्र नाथ अश्क की, तो इनकी कहानियां हैं पिंजड़ा, अंकुर, पलंग, आकाश चोरी। ये किसकी कहानियां हैं, उपेंद्र नाथ अश्क की। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए कथन से है, यशपाल ने मार्क्सवादी दृष्टि से एक के बाद एक सशक्त कहानियां लिखी। उन्होंने समाज के परंपरागत मूल्यों
और रूढ़ियों के विरुद्ध व्यंग और मुक्ति के हथियारों से तीखे प्रहार किए। देखिए जब आप यशपाल की कहानियाँ पढ़ते हो तो उनकी जो रचनाएं हैं वो कैसी हैं, मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित हैं। समाज में जो विसंगतियां हैं उनका इन्होंने विरोध किया है। तो ये कथन किसने बोला है? ऑप्शन है राजेंद्र यादव, नगेंद्र, बच्चन सिंह, नामवर सिंह। तो किसका है ये कथन? राजेंद्र यादव का। किसका है कथन? ये राजेंद्र यादव का। अगर हम बात करें यशपाल की कहानियों के विषय में तो इनकी महत्वपूर्ण कहानियां भी देख लेते हैं, जैसे पिंजरे की उड़ान, ठीक है, पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, ज्ञानदान, अभिशप्त, अभिशप्त, तर्क का तूफान, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, फूलों का कुर्ता, भूख के 3 दिन, भूख के 3 दिन। तो ये किसकी कहानियां हैं? यशपाल की। ध्यान देंगे, ठीक है। यशपाल की कहानियों की जो पृष्ठभूमि है वो मार्क्सवादी विचारधारा से ओतप्रोत है। इन्होंने समाज में फैली कुत्सित विसंगतियों का विरोध किया है, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि जैनेन्द्र की पहली कहानी किसे माना जाता है। अब देखिए इसमें जैनेन्द्र की पहली कहानी बतानी है। तो बात करें जैनेन्द्र की पहली कहानी तो किसे मानते हैं? खेल को। किसे मानते हैं? खेल को, जो किसमें प्रकाशित हुई? विशाल भारत पत्रिका में, विशाल भारत में। अगर हम संपादन की इसकी बात करें, ठीक है, ये कब संपादित हुई थी या कब प्रकाशित हुई थी? तो कब हुई प्रकाशित? सन 1928 में, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, खेल को माना जाता है जैनेन्द्र की पहली कहानी, लेकिन जैनेन्द्र ने स्वयं की पहली कहानी किसे माना है? फोटोग्राफी को। किसे माना है इन्होंने? फोटोग्राफी को। किसने माना है इसे? जैनेन्द्र ने। कि जैनेन्द्र अपनी पहली कहानी किसे मानते हैं? फोटोग्राफी को। और जो हिंदी साहित्य में जिसे एक तरह से कहें सर्वसम्मति मिली, किसे? खेल को। तो ध्यान रखेंगे जैनेन्द्र की पहली कहानी मानी जाती है खेल। कहाँ प्रकाशित हुई? विशाल भारत में। सन क्या थी? 1928 में। वहीं अगर जैनेन्द्र ने अपनी पहली कहानी किसे माना है? तो इन्होंने माना है फोटोग्राफी को, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि जैनेन्द्र मानव जीवन दर्शन के सबसे बड़े कहानीकार हैं, यह कथन किसने कहा? ठीक है। तो इसमें जैनेन्द्र के संबंध में विद्वान ने अपने विचार रखेंगे। जैनेन्द्र मानव जीवन दर्शन के सबसे बड़े कहानीकार हैं। तो किसने कहा है? राजेंद्र यादव ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने, नगेंद्र ने, बच्चन सिंह ने। तो किसने कहा है? ये लक्ष्मी नारायण लाल ने। देखिए आपको कथन ध्यान रखने हैं, जैसे कि एग्जाम का पैटर्न है, कथन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। अब इसमें से क्या है, आपको समांतर कहानी के प्रवर्तक बताने हैं। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, गंगा प्रसाद बिमल, अमृत राय, कमलेश्वर, ठीक है, महीप सिंह। तो बात करें हम समांतर कहानी की, तो समांतर कहानी के जो प्रवर्तक हैं वो किसे माना जाता है? कमलेश्वर को। किसे माना जाता है? कमलेश्वर को, ठीक है। और अगर बात करें कि किस वर्ष समांतर कहानी का प्रादुर्भाव हुआ, तो सन 1972 में। सन 1972 में। इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया? तो सारिका पत्रिका से क्या है? ये संबंधित थे। ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे गंगा प्रसाद विमल की, तो ये किस संप्रदाय से या फिर किस कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो अकहानी, ये अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगर हम सन की बात करें, कब स्टार्ट हुआ? सन 1960 में, ठीक है। महीप सिंह की हम बात करें तो महीप सिंह जो थे वो किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? सचेतन कहानी से। याद रखेंगे यहाँ से प्रश्न बनते हैं, सचेतन कहानी से। किस वर्ष? सन 1964 में। 1964 में। और ये किस पत्रिका से संबंधित थे? आधार पत्रिका से, या फिर आधार पत्रिका में इनके जो लेख थे वो निकले, ठीक है। अमृत राय की हम बात करें तो अमृत राय किस कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो सहज कहानी के, सहज कहानी के, ठीक है। अगर हम टाइम की बात करें तो इनका जो टाइम है, किस वर्ष सहज कहानियाँ देखने को मिली? तो 1968 में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। पहली बात तो यही कि कमलेश्वर समांतर कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्या समय था वो? 1972। किस पत्रिका से संबंधित थे? सारिका। और अकहानी
के जो प्रवर्तक माने जाते हैं गंगा प्रसाद विमल, टाइम क्या था 1960। महेप सिंह किसके माने जाते हैं, सचेतन के, टाइम क्या था 1964। किस पत्रिका से ये संबंधित है, आधार पत्रिका से। सहज कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं अमृत राय, और समय क्या था 1968। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि जिंदगी और जौक किसकी कहानी है। महत्वपूर्ण, जिंदगी और जौक किसकी कहानी है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है जिंदगी और जौक किसकी कहानी है। तो ऑप्शन है आपके अमरकांत की है, या फिर राजेंद्र यादव की है, निर्मल वर्मा की है, या हरिशंकर परसाई की है। तो किसकी कहानी है ये, अमरकांत की। ठीक है, अमरकांत की हम और कहानियों को देख लें तो इनकी और भी कहानियां हैं, जैसे मौत का नगर, मौत का नगर, कुहासा, कुहासा, देश के लोग, देश के लोग। ठीक है, ये किसकी कहानियां हो गई आपके, अमरकांत की। अब देखिए राजेंद्र यादव के कहानियां भी देख लेते हैं। आपने इनकी कहानी पढ़ी होगी, टूटना इनकी प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, टूटना। इसके साथ इनकी और भी कहानी है, जहाँ लक्ष्मी कैद है, महत्वपूर्ण है, जहाँ लक्ष्मी कैद है। इनकी अगली कहानी अभिमन्यु की आत्महत्या, महत्वपूर्ण, अभिमन्यु की आत्महत्या। छोटे छोटे ताजमहल, इनकी और भी कहानी है, छोटे छोटे ताजमहल। तो ये किसकी कहानी होगी आपके, राजेंद्र यादव की। अगर हम बात करें निर्मल वर्मा की, तो निर्मल वर्मा की आपने कहानी पढ़ी होगी परिंदे, जो आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में भी लगी हुई है। इनकी और कहानियां हम देख लेते हैं, जैसे जलती झाड़ी, जलती झाड़ी, कव्वे और काला पानी, और काला पानी, बीच बहस में, बीच बहस में। ये किसकी कहानी हो गई, निर्मल वर्मा की। अगर हम बात करें हरिशंकर परसाई की, तो जैसा कि हरिशंकर परसाई को व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता है, तो आपने हरिशंकर परसाई की रचनाओं को पढ़ा ही होगा। उन्होंने क्या है, समाज में जो विसंगतियाँ फैली हैं, ठीक है, उन पर आधारित क्या है अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। और जो उस समय सरकार की जो कुनीतियाँ थी, है ना, तो उस पर क्या है इन्होंने व्यंग किए हैं। तो ये कहानियों को देख लेते हैं। जैसे आपने कहानी पढ़ी होगी भोला राम का जीव, भोला राम का जीव। सिस्टम में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको इन्होंने दिखाया है। और इनके हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं, किसकी रचना है ये, हरिशंकर परसाई की। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखें, ये बिखरे मोती किसकी कृति है। प्रश्न यहाँ से बना हुआ है, बिखरे मोती किसकी कृति है। ऑप्शन सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवानी, ममता कालिया, मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, लिख लेंगे मृदुला गर्ग। तो बिखरे मोती या फिर कह लें उन्मादनी, इनकी एक और कहानी है, किसकी है ये, सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है, पूछी जाती है कि बिखरे मोती उन्मादनी किसकी कहानी है। अगर हम प्रकाशन वर्ष की बात करें तो बिखरे मोती का जो प्रकाशन वर्ष है वो कितना है, सन 1932। उन्मादनी की अगर हम बात करें तो इनका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1934। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं शिवानी के विषय में। तो शिवानी की जो कहानियाँ है, लाल हवेली, ध्यान रखेंगे, लाल हवेली, रथ्या, रथ्या, पुष्पहार, पुष्पहार, अपराधिनी, अपराधिनी, ठीक है, अपराधिनी, स्वयं सिद्धा, स्वयं सिद्धा, किसकी कहानियां हैं, किसकी रचनाएं हैं, शिवानी की। अगर हम बात करें ममता कालिया की, तो ममता कालिया का भी हम देख लेते हैं इनकी रचनाओं के विषय में। तो इनकी रचना कौन सी है, छुटकारा, छुटकारा,
निर्मोही, निर्मोही, मुखौटा, मुखौटा और खुद किस्मत, खुद किस्मत। किसकी कृतियाँ हैं ये? मृदुला गर्ग की, सॉरी ममता कालिया की। ध्यान देंगे किसकी हैं ये? ममता कालिया की। अब हम बात करते हैं मृदुला गर्ग के विषय में। महत्वपूर्ण ये कवित्री हैं, लेखिका हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी विचारधारा को प्रस्तुत किया है। तो इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। जैसे कितनी कैदें, पूछी जाते हैं यहाँ से प्रश्न कि कितनी कैदें किसकी रचना है, तो किसकी है ये? मृदुला गर्ग की। टुकड़ा टुकड़ा आदमी, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, समागम, समागम, ग्लेशियर से। ठीक है, तो ये किसकी रचनाएं हैं? मृदुला गर्ग की। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखें, दूसरा ताजमहल किसकी रचना है? दूसरा ताजमहल किसकी कहानी है? तो ऑप्शन है नाशिरा शर्मा, नीरजा माधव, अलका सरावगी या गीतांजलि श्री। तो दूसरा ताजमहल किसकी कृति है? नाशिरा शर्मा की। ठीक है, नाशिरा शर्मा की हम और रचनाओं के विषय में जाने तो इनकी रचनाएं हैं और जो कहानियां हैं, जैसे सामी कागज, सामी कागज, इंसानी नस्ल, इंसानी नस्ल, संग सार, संग सार, पत्थर गली, पत्थर गली। ये किसकी रचनाएं हैं? नाशिरा शर्मा की। अगर हम बात करें नीरजा माधव की, तो नीरजा माधव की जो कहानियां भी देख लेते हैं। जैसे सांझ से पहले, सांझ से पहले, पत्थरबाज, ये किसकी है? नीरजा माधव की। पत्थरबाज, टेपरा, टेपरा, पथदंस, पथदंस। तो ये किसकी कहानी हो गई? नीरजा माधव की। ठीक है, अलका सरावगी की अगर हम कहानियों की बात करें तो इनकी कहानी है कहानी की तलाश में, कहानी की तलाश में। दूसरी इनकी जो कहानी है उसका नाम ही क्या है? दूसरी कहानी। ध्यान देंगे। ठीक है, गीतांजलि श्री के विषय में चर्चा करें तो इनकी कहानियों को भी देख लेते हैं। वैराग्य, यहाँ हाथी रहते हैं, यहाँ हाथी रहते हैं। ठीक है, तो हमने एक ही प्रश्न में कई सारे बिंदु देखे, विभिन्न जो हमने ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, कि नाशिरा शर्मा की और कौन सी कहानियां हैं, नीरजा माधव की, अलका सरावगी की, गीतांजलि श्री की। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 25 चौका 150 किसकी कहानी है? महत्वपूर्ण कहानी है। अब देखिए, जो हमारी कहानी की जो पृष्ठभूमि है किस कहानी से ली गई है? हिंदी दलित कहानियों से। ठीक है, जो दलित समाज है तो उन पर कैसे शोषण हुआ करता था, तो उस समाज से जो कहानीकार निकले, जो लेखक निकले, जो विद्वान निकले, उन्होंने अपनी परिस्थितियों का वर्णन किया है, या फिर कहने अपनी ऊपर जो उन्होंने शोषण सहा है उसको उन्होंने अपने कलम के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं 25 चौका 150 किसकी कहानी है? ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य की, सुशीला टकभोरे की या सूरजपाल सिंह चौहान की। तो ये किसकी कहानी? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की और भी कहानियाँ ऐसे सलाम, ध्यान देंगे, सलाम हो गई, घुसपैठिए हो गई, घुसपैठिए, प्रमोशन, बैल की खाल, बैल की खाल, छतरी। ठीक है, ये किसकी कहानियाँ हो गई? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगर हम बात करें मोहनदास नैमिषारण्य की, तो मोहनदास नैमिषारण्य की भी रचनाएं आपको याद रखनी है, प्रश्न बनते हैं। जैसे इनकी कहानी आवाज़ें,
तो प्रश्न पूछा जाता है कि आवाज़ें किसकी कहानी है? अपना गांव, अपना गांव, ठीक है। और कर्ज, महत्वपूर्ण। अगर हम बात करें सुशीला टकभोरे की, तो सुशीला टकभोरे की हम रचनाएं देख लेते हैं। जैसे सिलिया, महत्वपूर्ण है सिलिया। टूटता वहम, ठीक है, ठीक है, टूटता वहम किसकी रचना है? ये सुशीला टकभोरे की। सूरजपाल सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनकी है अहिल्या, अहिल्या। टिल्लू का पोता, साजिश, ये किसकी रचना है? सूरजपाल सिंह चौहान की। तो आपको ये रचना याद रखनी है, प्रश्न बनते हैं यहाँ से, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किसकी कृति है? महत्वपूर्ण, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किसकी कृति है? तो ऑप्शन है आपके दूधनाथ सिंह या फिर रविंद्र कालिया, संजीव जोशी। तो देख लेते धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? ये है दूधनाथ सिंह की। महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। तो दूधनाथ की और भी रचनाएं हैं, जैसे सुखांत, और भी कहानी है सुखांत, पहला कदम, नमो अंधकार, नमो अंधकार, निष्कासन, निष्कासन, सपाट चेहरे वाला आदमी, सपाट चेहरे वाला आदमी। अगर हम बात करें रविंद्र कालिया की, तो रविंद्र कालिया की रचना देखें तो 9 साल छोटी पत्नी। प्रश्न बनता है 9 साल छोटी पत्नी किसकी रचना है? छोटी पत्नी, ठीक है। अगर हम बात करें संजीव की, तो संजीव की रचना है, देख लेते हैं इनकी भी। प्रेत मुक्ति, प्रेत मुक्ति, गुफा का आदमी, गुफा का आदमी, खोज, तो ये किसकी रचना है? संजीव की। शेखर जोशी की अगर हम बात करें, तो शेखर जोशी की जो रचना है जिसे प्रसिद्धि मिली, कोसी का घटवार। और ये क्या है, आपके यूजीसी नेट में भी लगा है, आरपीएससी में भी क्या है, ये रचना लगी हुई है, कोसी का घटवार, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बंद गली का आखिरी मकान किसकी कहानी है? महत्वपूर्ण, बंद गली का आखिरी मकान किसकी कहानी है? तो ये कहानी किसकी है? धर्मवीर भारती की। किसकी कहानी है? धर्मवीर भारती की, ठीक। अगर हम बात करें मोहन राकेश के विषय में, तो मोहन राकेश की रचनाएं भी पूछी जाती हैं। जैसे इनकी रचना है एक और जिंदगी, एक और जिंदगी, एक और जिंदगी। कमलेश्वर की आपने पढ़ी होगी, राजा निर्वंशिया पूछी जाती है। राजा निर्वंशिया किसकी है? तो आपको याद रखनी है, राजा निर्वंशिया किसकी है? कमलेश्वर की रचना है, ठीक है। मांस का दरिया इनकी रचना है, जैसे मांस का दरिया, मांस का दरिया। कस्बे का आदमी, शिव प्रसाद सिंह के विषय में चर्चा करें तो इनकी महत्वपूर्ण रचना जिसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई, कर्मनाशा की हार, कर्मनाशा की हार इनकी कहानी है, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे कथन से है कि धर्मवीर भारती आधुनिकता बोध के सूत्रों से बौद्धिक स्तर पर बखूबी परिचित हैं, किंतु संवेदना के स्तर पर रोमानी संस्कारों से मुक्त नहीं हो सके। यानी कि यहाँ पर रामचंद्र तिवारी ने क्या है, धर्मवीर भारती के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं कि धर्मवीर भारती की जो रचना है उसमें आधुनिकता बोध के जो सूत्र हैं वो तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो भाव, जो मानवीय संवेदना उनकी रचनाओं में है वो क्या है, रोमानी स्तर पर लेकर जाती है। तो ये कथन किसका है? रामचंद्र तिवारी का है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरी कहानियाँ संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं। अब ये कथन किस लेखक ने अपने संबंध में कहा है कि मेरी जो कहानी है वो संबंधों की यंत्रणा, यानी कि संबंधों की जटिल व्यवस्था है, जो मानवीय संवेदना है, ठीक है, जो एक तरह से कहें द्वंद्व है संबंधों के बीच में या फिर कहें खुद से, ठीक है, तो उसको ये दिखाती है। तो ये कथन किसका है? मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। तो किसका है ये? मोहन राकेश का। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सादगी और सहजता भीष्म साहनी जी की कहानी
कला की ऐसी खूबियाँ हैं जो प्रेमचंद्र के अलावा कहीं दिखाई नहीं देती, महत्वपूर्ण। अब देखिए ये कथन किसने बोला है कि भीष्म कहानी जी की जो रचनाएं हैं, ठीक है, जो उनका साहित्य है, उनकी जो तुलना है वो किससे की गई है? प्रेमचंद्र से। यानी कि जो भीष्म साहनी की कहानियों की जो कला है वो सिर्फ प्रेमचंद्र में देखने को मिलती है, अन्यत्र किसी लेखक में नहीं। तो ये कथन किसने कहा है? नामवर सिंह ने। ठीक, तो आज की क्लास में क्या है, हमने अपनी जो हिंदी साहित्य की जो कहानी की जो विधा है, तो जो महत्वपूर्ण लेखक हैं या उनके संबंध में जो कथन हैं हमने यहाँ पर समाप्त किए। तो अगली क्लास में क्या है, हम हिंदी साहित्य के एक नई विधा से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करेंगे। यदि आपको आज की क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको क्लास बेनिफिट लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में अपने 15 क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहे अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।